हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। सिविल प्रोसीजर कोड में हम कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। दिस इज द प्रैक्टिस टाइम नाउ। हमने जो कुछ अभी तक सीखा है, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट्स एक्ट 1999 एंड 2002 वर इनेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 1999 और 2002 के जो सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट्स किए गए थे सीपीसी में, वो किसके रिकमेंडेशंस पे किए गए? संथानम कमेटी, मालीमठ कमेटी, ठक्कर कमेटी या नन ऑफ दी अबव? तो आपके हिसाब से जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, आपको सभी कमेटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सभी कमेटीज़ आपके जुडिशियल एग्जाम्स की आती हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? मालीमठ कमेटी। मालीमठ कमेटी, जस्टिस वीएस मालीमठ, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका एंड केरला से। 2000 में इस कमेटी ने अपना काम शुरू किया और टोटल 158 रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। इसका मेन काम था कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे क्रिमिनल लॉ के, उनको एग्जामिन करना। यहाँ पे मैं आपको बाकी कमेटीज़ के बारे में बता देता हूँ। जो आपकी संथानम कमेटी थी, संथानम कमेटी इज हेडेड बाई पंडित के संथानम। ये लाल बहादुर शास्त्री ने 1962 में अपॉइंट किया था इसको, और इसका मेन काम था आपके एंटी करप्शन के बारे में स्टडी करना। और इसी के रिकमेंडेशन के ऊपर इंडिया के अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी 1964 में, ठीक है। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सिर्फ उसको एक आंसर के तौर पर ना पढ़ें, उसमें बाकी जो चीज़ें दी गई उनको भी पढ़ें, वो भी कहीं पे पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं ठक्कर कमेटी की। देखिए, ठक्कर कमेटी क्या आई थी कि जब 1984 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, उनका मर्डर कर दिया गया था, तो उसके अंदर पता लगाने के लिए कि एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी में कौन इन्वॉल्व था, एक कमेटी बनाई गई जिसे ठक्कर कमेटी के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन में आपने दी तीनों कमेटी के बारे में जाना, और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? मालीमठ कमेटी। ये बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जाम में 2016 ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें हमने मैक्सिमम वही क्वेश्चन डाले हैं अपने सेट में जो क्वेश्चन पहले किसी जुडिशियल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिस जुडिकाटा इन द रिट पेटिशन? देखिए, रिट पेटिशंस का प्रोविजन कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है रिट जुरिडिक्शन के लिए, और 226 में आपको आर्टिकल 226 में स्टेट के हाई कोर्ट को एम्पावर किया गया है। तो मान लीजिए कोई रिट आपने स्टेट के हाई कोर्ट में लगाई है, तो क्या उसके बाद आप सेम फ्रेश रिट सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, या उस पर रिट जुडिकाटा लग जाएगा? तो इसमें केस आया था सत्यभान घोषल वर्सेस दियोराजन देवी, दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, LIC वर्सेस इंडिया ऑटोमोबाइल्स एंड कंपनी, एंड नन ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो करेक्ट आंसर है दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये क्वेश्चन भी आपके बिहार जुडिशियल में 2016 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट व्हेन द कोर्ट हैज गॉट। न्यायालय आपके प्लेंट को कब वापस कर सकता है? जब उसका कोई टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ना हो, कोई पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन ना हो, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन ना हो, या एनी ऑफ द अबव। या ऑल ऑफ द अबव नहीं है, या एनी ऑफ द अबव है। मान लीजिए किसी भी न्यायालय का अगर कोई जुरिडिक्शन नहीं है, तो वो टेरिटोरियल हो सकता है, पेक्यूनियरी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर। तो आपका आंसर क्या रहेगा? एनी ऑफ द अबव। ये भी आपका बिहार जुडिशियल के एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बात की थी कि ये मालीमठ कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था। तो इट केम इनटू द फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2002, 1 जून 2002, 6 जून 2002, या 1 जुलाई 2002? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 जुलाई
2002। ये भी आपका बिहार जुडिशियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अ सूट इज सेड टू बी एक्सप्रेसली बार्ड। देखिए हम बात कर चुके हैं, जब हमने सीपीसी पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी कि सूट इम्प्लाइडली बार्ड होते हैं और एक्सप्रेसली बार्ड होते हैं। तो एक्सप्रेसली बार्ड होगा व्हेन इज बार्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सिविल कोड। सेकंड ऑप्शन, व्हेन इट इज बार्ड बाय एनी इनएक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, बोथ ए एंड बी एंड ओनली ए। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि बोथ ए एंड बी। एक साथ में मल्टीपल क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अ सूट अबेट्स और इज डिसमिस्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 22 सीपीसी देन द सेकंड सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। मान लीजिए कोई मुकदमा जो डिसमिस हो जाता है, अबेट हो जाता है, कैसे, आदेश 22 के हिसाब से, तो सेकंड सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पे हम इंस्टीट्यूट कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, सेकंड सूट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, ऑन शोइंग सफिशिएंट काज सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड। तो ऑर्डर 22 के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इसका, सेकंड सूट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड। जब आप ऑर्डर 22 का रूल 9 देखेंगे तो ऑर्डर 22 रूल 9 का सब रूल 1 में क्लियरली लिखा हुआ है कि वेयर अ सूट अबेट्स और इज डिसमिस्ड देन नो फ्रेश सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 8, अ सूट इज सेड टू बी इम्प्लाइडली बार्ड व्हेन बार्ड बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, व्हेन इट इज बार्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, बोथ ए एंड बी एंड ओनली ए। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ ए एंड बी होंगे। जब भी कोई आपका सूट इम्प्लाइडली बार तब बोला जाता है वो किसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से या पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पे बार होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिस जुडिकाटा अप्लाइज सूट्स ओनली टू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, टू सूट्स एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। रेस जुडिकाटा सीपीसी में कहाँ दिया गया है, सेक्शन 11 में दिया गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि रेस जुडिकाटा सूट्स पर और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स दोनों पर अप्लाई होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जाम में 2007 में। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन हैज बीन डिस्क्राइब सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5 या फिर 6। तो ऐसे में ये सेक्शन 6 में दिया गया है। आपको सेक्शंस भी याद रखने चाहिए। प्री एग्जाम के लिए सेक्शंस मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के ये भी जुडिशियल सर्विस के 2007 के एग्जाम में पूछा गया था। ऑर्डर 11, क्वेश्चन 11, ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ सीपीसी मैंडेट्स दैट द डिफेंडेंट शैल फाइल रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस विद इन। आदेश 8 नियम 1 के तहत किसी भी प्रतिवादी को अपना लिखित कथन कितने समय के अंदर न्यायालय में देना होगा, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, 90 डेज, 30 डेज और 10 डेज। तो कितना होगा, जी हाँ बिल्कुल 30 डेज होगा। जो 90 डेज और 120 डेज का है वो वहाँ पे प्रोवाइजो में दिया गया है और सब रूल में नहीं दिया गया, उसके नियम में नहीं है, वो नियम के साथ प्रोवाइजो दिया गया है। ये क्वेश्चन भी जुडिशियल सर्विस में पूछा जा चुका है हिमाचल प्रदेश में। देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे बहुत से लोग 90 टिक कर देते हैं, लेकिन आपको रूल 1 की जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये 30 डेज है, जो 90 डेज है वो आपका प्रोवाइजो है। क्वेश्चन 12, विच सेक्शन ऑफ द कोड लेज डाउन द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडाइज। यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड की कौन सी धारा डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडाइज की बात करती है, यानी कि स्टे ऑफ सूट। ये सेक्शन 10 बात करता है। सेक्शन 11 आपका रेस जुडिकाटा रहेगा। सेक्शन 15 आपका द सूट मस्ट बी फाइल्ड इन द लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट, और सेक्शन 9 रहेगा द कोर्ट शुड ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस इट इज बार्ड। और हमारा आंसर रहेगा सेक्शन 10 डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडाइज। प्लीडिंग मस्ट स्टेट, प्लीडिंग को क्या बताना चाहिए प्लीडिंग्स में, ऑर्डर 6 यानी कि आदेश 6 में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और हमारे ऑप्शंस हैं फैक्ट्स, लॉ,
एविडेंस और ऑल ऑफ दी अबव। यह काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जो लीगल एस्पिरेंट्स हैं, और वो एविडेंस, लॉ या फैक्ट्स को जब देखते हैं तो ऑल ऑफ दी अबव टिक करते हैं, जबकि वहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स को बताना है। जब आप ऑर्डर 6 पढ़ेंगे, उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और इनको नोट करते हुए चलिए। क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा बनते हैं। ये क्वेश्चन भी हिमाचल प्रदेश में 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स हु इज लिविंग इन पुणे एंड वाई हिज ब्रदर इन दिल्ली, एक्स वांट टू फाइल अ सूट फॉर द पार्टीशन ऑफ देयर ज्वाइंट प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई एंड चेन्नई। तो उसका सूट कहाँ पे होगा? इन मुंबई ओनली, द सूट मे बी इंस्टीट्यूट इन चेन्नई ओनली, सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड आइदर इन मुंबई और चेन्नई, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका, देखिए ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उनमें से आप दोनों में से किसी भी जगह पे अपना सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय वाई इज सिचुएटेड एट भोपाल एंड द रॉन्ग डूअर पर्सनली वर्क्स फॉर वाई की जो प्रॉपर्टी है वो भोपाल में है, और जो रॉन्ग डूअर है उसके साथ, जिसने उसके अधिकारों का हनन किया है, वो इंदौर में काम करता है, यानी कि ही वर्क्स फॉर द गेन इन एट इंदौर। तो जो सूट होगा टू ऑब्टेन द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू द प्रॉपर्टी में बी इंस्टीट्यूटेड कहाँ पे होगा? भोपाल में हो, इंदौर, आइदर एट भोपाल और इंदौर, नन ऑफ दीज। तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे आपका भोपाल और इंदौर में से दोनों जगह किसी भी जगह हो सकता है। ये जो बेनिफिट है ये डिफेंडेंट को दिया गया है कि जहाँ पे डिफेंडेंट ही इज वर्किंग फॉर द गेन, वहाँ पे भी आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। इसके लिए आप सेक्शन 16 का जो सीपीसी का प्रोवाइजो दिया गया है उसमें उसको रेफर करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये सेम क्वेश्चन मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जाम में 1996 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर सेक्शन 20 अ सूट मे बी फाइल्ड एट द प्लेंटिव्स ऑप्शन इन द कोर्ट वेयर द कॉज ऑफ एक्शन होली अराइज, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन पार्टली अराइज, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइज, नन ऑफ द अबव। तो आंसर रहेगा यहाँ पे आपका सी। जब भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले होता है तो वीडियो तो कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप उससे पहले पॉज कीजिए और अपने क्वेश्चन आंसर को टिक कीजिए कि जो आपको सही लगता है, और फिर वीडियो को जब प्ले करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने आंसर सही दिया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी लेज डाउन दैट नो न्यू सूट कैन बी फाइल्ड टू सेट असाइड डिक्री पास्ड बाई ए कोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ सुइंग। ऑब्जेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ सुइंग की कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 21, सेक्शन 21A, सेक्शन 22 या सेक्शन 24? तो कौन सा करता है? आप यहाँ वीडियो को पॉज करें और खुद से अपने जवाब को एक पेपर पर नोट करें और फिर प्ले करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका आंसर सही था कि गलत। आंसर क्या रहेगा? सेक्शन 21A। अंडर विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर अ केस, यानी कि पावर टू ट्रांसफर ऑफ द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 25, सेक्शन 20, सेक्शन 12 या फिर सेक्शन 24? यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है 24 और 25 में, तो आपका आंसर रहेगा सेक्शन 25। ठीक है, सेक्शन 25। ये क्वेश्चन भी आपका बिहार जुडिशियल सर्विस में पूछा गया था। Under which section of the CPC a notice is required to be given at least 2 months before filing a suit against the सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट? जब आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा करते हैं तो उसको आपको एक नोटिस देना पड़ता है। तो ये प्रोविज़न कहाँ पे दिया गया है? 60 डेज का नोटिस होता है सेक्शन 50 में, 51 में, 80 में या 81 में? तो कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 80 में दिया गया है। ये भी आपका बिहार जुडिशियल सर्विस का एग्जाम है। अभी जो लीगल एस्पिरेंट्स बिहार जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू टेस्ट सीरीज बनाने की, जिसमें हम बिहार के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डेली सॉल्व करेंगे। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको न्यायालय किसी भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए अपॉइंट करता है, इज नोन एज द जजमेंट डेटर, कमिश्नर, रिसीवर और अ पॉपर।
इट्स वेरी सिंपल, उसको हम रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात कहाँ की गई है? आदेश 40 में। ठीक है, ऑर्डर 40 में इसके बारे में बताया गया, आदेश 40 में। ये भी आपका बिहार जुडिशियल का में पूछा गया है 2009 में। Whether an issue finally heard and finally decided by a competent court of limited jurisdiction shall operate as res judicata in the subsequent suit that the aforesaid court was not competent to try. No? Yes? Answer would depend upon nature of issue. None of the above. यानी कि जब कोई लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट उसने किसी आपके इशू को फाइनली हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, आपके सूट को डिसाइड कर दिया है, तो जो सब्सिक्वेंट सूट आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या आपका रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा कि वो जो कोर्ट है वो कंपिटेंट नहीं था उसको ट्राई करने के लिए? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यस। ये मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जाम 1996 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where in a suit the defendant is absent from his residence and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time, service of someone may be made on। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को आप पहले एक बार दो बार अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए कि वो पूछना क्या चाहता है। आपने ऑर्डर 5 में डिफेंडेंट को जब हम सम्मन भेजते हैं, सम्मन टू डिफेंडेंट, वहाँ आपने पढ़ा था कि जब वो सर्विंग ऑफिसर जाता है और अगर उसको डिफेंडेंट अपने घर पर नहीं मिलता है विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो ये उसका मोड ऑफ सर्विस में आता है कि वो क्या कर सकता है, किसको सर्विस कर सकता है सम्मन की? उसके सर्वेंट को, उसके माइनर सन को, उसकी अडल्ट डॉटर को, या उसके मुनीम को। तो किसको कर सकता है? उसकी अडल्ट डॉटर को। फैमिली के किसी भी अडल्ट मेंबर को उसकी सर्विस की जा सकती है। ये भी आपका एमपी जुडिशियल सर्विस एग्जाम है, 1996 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सूट इज नॉट ऑफ सिविल नेचर? नीचे दिए गए सूट्स में कौन सा सूट आपका सिविल नेचर का नहीं है? सूट्स रिलेटिंग टू द राइट टू प्रॉपर्टी, सूट्स रिलेटिंग टू वर्शिप, सूट्स रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशन, सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट्स। तो कौन सा रहेगा? तो वॉलेंट्री पेमेंट्स का, यानी कि जब आपने कहीं पे कोई दान दक्षिणा दे दी है तो वो आपका इम्प्लाइडली बार हो जाता है, वो सिविल नेचर का मुकदमा नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स इज ऑफ सिविल नेचर? कौन सा सिविल नेचर का है? सूट्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सूट्स फॉर ऑफ रेंट, सूट्स ऑफ ब्रिज जिमन राइट्स, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following suit is not of a civil nature? A suit to declare the election of a candidate as contrary to law, a suit for right to bury a corpse, a suit for right to service which are honorary and gratuitous, all of the above। तो ऑल ऑफ दी अबव इनमें से कोई भी जो मुकदमा है वो सिविल नेचर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिक्रीज और द ऑर्डर्स मेड बाय स्मॉल कॉज कोर्ट्स आर रिवाइजेबल बाय। जो डिक्री और ऑर्डर्स स्मॉल कॉज कोर्ट्स देती हैं वो रिवाइजेबल बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द हाई कोर्ट, बोथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इसका आपका आंसर होंगे। दोनों ही कोर्ट्स हैं जो स्मॉल कॉज कोर्ट्स के डिक्री और ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। ये भी बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जाम हुआ था 2016 में, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज ऑथराइज्ड टू एबोलिश द कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉज? जो स्मॉल कॉज कोर्ट है उनको एबोलिश करने के लिए कौन ऑथराइज है? कंसर्न हाई कोर्ट कर सकता है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेटअप कर सकते हैं न्यू कोर्ट्स, और वो चाहे तो उसको एबोलिश भी कर सकती है, किसी भी कोर्ट के जुरिसडिक्शन को कम या ज्यादा कर सकती है। ये सारी पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ये क्वेश्चन भी आपका बिहार जुडिशियल सर्विस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीपीसी
द कोर्ट में आस्क द पार्टी टू अ डिस्प्यूट टू गो फॉर मीडिएशन, यानी कि एडीआर में जाने के लिए न्यायालय किसी भी पार्टी के लिए कब बोल सकता है। एडीआर होता है आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सेक्शन 88, सेक्शन 89, 86A और 89A। तो आपका आंसर क्या होगा, टिक कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देखिए। करेक्ट आंसर सेक्शन 89। तो आपका जवाब यहाँ पे होगा सेक्शन 89 में प्रोविजन दिया गया है जहाँ पार्टी मीडिएशन के लिए जा सकती हैं। ये आपका हरियाणा में जो एडीए का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसका क्वेश्चन है। अ डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, डिक्री एग्जीक्यूट कब की जा सकती है, आपके सीपीसी के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, सब कलेक्टर के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, और द कोर्ट विच पास द डिक्री। तो कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, देखिए ऑर्डर 21 में क्लियरली बताया गया है कि या तो वो न्यायालय जिसने डिक्री पास की है या वो न्यायालय जिसके पास वो एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आपको कहां से पता लगेगा, ऑर्डर 21 से। ये भी आपका हरियाणा एडीए एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट विच इज नॉट ए डिक्री। किसी भी न्यायालय का ऐसा न्यायिक निर्णय जो डिक्री नहीं है वो क्या कहलाएगा, रूल कहलाएगा, ऑर्डर, जजमेंट और सम्मन। तो क्या कहलाएगा, आप देखिए, करेक्ट आंसर ऑर्डर। कोई भी ऐसा न्यायिक निर्णय जो कि डिक्री नहीं है न्यायालय के द्वारा दिया गया, वो आपका ऑर्डर होता है। ये भी आपका हरियाणा एडीए का क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम ऐसे ही छोटी छोटी टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे और ये सारे क्वेश्चन जो हम इसमें लेकर आते हैं वो क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस किसी भी जुडिशियल सर्विस में डिफरेंट स्टेट के जुडिशियल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए उनके साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।